तो ये टॉपिक बिहार एसएससी और मतलब आपका बिहार दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। साइंस का बहुत ही ज्यादा महत्व विभिन्न एग्जामों में आपको देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें टॉपिक वाइज प्रश्न जो दिया हुआ है बहुत बढ़िया है और इसको 3 बार खत्म करना हमारा उद्देश्य होगा मंथ में। ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है सामान्य परिचय जीव विज्ञान से शुरू करेंगे। तो सामान्य परिचय जीव विज्ञान का क्या होगा? तो विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अथवा जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ध्यान में लैमार्क रखिएगा, एंड लैमार्क एवं ट्रिविलियन। ट्रिवेरियस ने 1801 में किया था। कब किया था? लैमार्क एवं ट्रिवेरियस ने 1801 में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। आप देखेंगे जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो जीव एवं जंतु विज्ञान की जनक की बात करेंगे तो क्या होता है? अरस्तु होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया किसने? तो जैव विकास को सर्वप्रथम समझाने का काम की बात करेंगे तो लैमार्क ने किया था। ठीक है। जीव विज्ञान से एक और भी निकल के आता है चिकित्सा शास्त्र। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन थे? चिकित्सा शास्त्र के जनक की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे? हिप्पोक्रेटस। बहुत सुंदर, हिपोक्रेटस इज द राइट आंसर। बहुत सुंदर, बेहतरीन। ठीक है। अब हम बात करेंगे, ठीक है, अब हम बात करते हैं आपने हिपोक्रेटस बता दिया। भारत में चिकित्सा के जनक की बात करेंगे तो चरक हो जाएंगे। कौन महोदय हो जाएंगे? चरक हो जाएंगे। ठीक है। अब वनस्पति विज्ञान की जनक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? वनस्पति विज्ञान की जनक कौन हो जाएंगे? थियोफ्रेस्टस जो हो जाएंगे वनस्पति विज्ञान का क्या हो जाएंगे? जनक हो जाएंगे। ठीक है। अब भारत में शल्य चिकित्सा के जनक की बात करेंगे जिनको सर्जरी कहते हैं तो कौन हो जाएंगे? क्या बताएंगे? सुश्रुत। कौन हो जाएंगे? सुश्रुत हो जाएंगे। ठीक है। ध्यान में रखिएगा। और मानव विकास, ठीक है, मानव विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? तो उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजी की बात करेंगे तो मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय मतलब अध्ययन जो किया जाता है मनुष्य का। ठीक है। मनुष्य का सर्वांगीण अध्ययन जो होता है किसमें होता है? तो एंथ्रोपोलॉजी में होता है। इसको आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है। हिस्टोरिया एक पुस्तक पूछा जाता है जिस पुस्तक का नाम हिस्टोरिया, ठीक है, एनिमिलिज्म। पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी इस पुस्तक को? अरस्तु। तो अरस्तु ने लिखी है। ठीक है। ध्यान में रखिएगा। हिस्टोरिया प्लानिटेरियम पुस्तक किसकी है? तो थियोफ्रेस्टस की है। ठीक है। किसकी है? थियोफ्रेस्टस की है। ठीक है। तो इतना आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। तो इससे कोई प्रश्न छूटेगा क्या? ठीक है। एक बार सारे प्रश्नों को एक बार पढ़ लीजिए। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। एक बार कुछ कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप लोग रिप्लाई दीजिए। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क। लैमार्क ने समझा। ठीक है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? चिकित्सा शास्त्र का जनक क्या आप किसे कहते हैं? हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस को। ठीक है। भारत में शल्य चिकित्सा के जनक कौन थे? गुप्तकालीन थे। ये कौन थे? क्या नाम है इनका? सुश्रुत। ठीक है। चलिए मानव का विकास इतिहास परंपराओं संबंधित विषय का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या बताएंगे? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। बहुत सुंदर। ठीक है। हिस्टोरिया एनिमलिज्म किसकी पुस्तक है? तो क्या बताएंगे? अरस्तु। अरस्तु की पुस्तक है। बहुत सुंदर। ठीक है। बात करेंगे उसके बाद हिस्टोरिया प्लानिटेरियम किसकी पुस्तक है? तो क्या बताएंगे? थियोफ्रेस्टस। पुस्तक है। ठीक है। इतना आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे और आगे चलते हैं तो जीवधारियों का वर्गीकरण पे जरा बात कर लेते हैं। ठीक है। तो जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकी की पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस। बिल्कुल, कैलोरस लिनियस को कहा जाता है। ठीक है। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या फिर वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? कैलोरस लिनियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। याद रखिएगा। जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किसने किया? तो क्या बताएंगे उनका नाम क्या है? कैरोलस लीनियस। इनका भी कैरोलस लिनियस ने कब किया था? तो क्या बताएंगे? 1753। 1753 में किया था। याद रखिएगा। बहुत सुंदर। ठीक है। पांच जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किसने किया? पांच जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किसने किया? व्हिटेकर। व्हिटेकर ने किया था। रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने किया था। कब किया था? तो 1969 को किया था। ठीक है। ध्यान में इसको रखिएगा। इसी साल मनुष्य जो था चांद पे भी गया था। ठीक है। ध्यान में रखिएगा। समस्त पांच जीवों का वर्गीकरण क्या क्या किस किस में वर्गीकरण किया गया? पांचों जगत का नाम बताइए तो क्या है? पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है? मोनेरा प्रोटिस्टा कवक पादप जंतु। क्या है? प्रोटिस्टा है, कवक है, पादप है एवं जंतु है। ठीक है। सभी प्रोक्रिएटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं किसमें आएंगे? सारे के सारे प्रोक्रिएटिक जीव किस जगत में आएंगे?
मुनेरा। मुनेरा जगत। बिल्कुल ठीक है। तो सारे के सारे जितने भी मतलब प्रोक्रिएटिक जीव है जो किसमें आएंगे, तब मुनेरा जगत में आएंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब मुनेरा जगत के सदस्य की बात करें कौन कौन आते हैं मुनेरा में, कौन कौन आ जाएगा, तो जीवाणु आ जाएगा, नील हरित शैवाल आ जाएगा जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, नील हरित शैवाल को क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, प्रोक्रिएटिक जीव की बात करेंगे तो प्रोक्रिएटिक जीव कैसे होंगे, मतलब वन सेल हो गए या फिर सेलुलर सेल हो गए, मतलब बहुत ज्यादा सेल वाले। बहुत बहुत ज्यादा। प्रोकैरियोटिक सेल ना। नहीं, प्रोक्रिएटिक में से प्रोक्रिएटिक प्रोकैरियोटिक तो सिंगल है सेल। ही, जिसे अपने हाँ यूकैरियोटी हो जाएगा ज्यादा सेल। हाँ, प्रोक्रिएटिक सिंगल सेल आते हैं। ठीक है, जो कि मुनेरा जगत में आएंगे। आप मुनेरा जगत के सदस्य की बात करेंगे, जीवाणु, नील हरित शैवाल जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, प्रोक्रिएटिक जीवों में क्या नहीं होता था, प्रोक्रिएटिक जीवों में केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। प्रोक्रिएटिक जीव में क्या नहीं होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। केंद्रक ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, केंद्रक होता है। ठीक है, यूक्रिएटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं प्रोटिस्टा जगत में। एक कोषीय यूक्रिएटिक जीव जो होता है किसमें सम्मिलित किया जाता है, तो प्रोटिस्टा जगत में शामिल किए, किसमें किए जाते हैं, एक कोषीय यूक्रिएटिक जीव, सॉरी यूक्रिएटिक आता है ना सिंगल सेल में। ठीक है, प्रोक्रिएटिक बहुत बहुत सारे सेल वाले हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी गलत बता दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखिए, एक कोषीय यूक्रिएटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं प्रोटिस्टा जगत में। ठीक है, तो मुनेरा जगत याद रखिएगा, प्रोटिस्टा बार बार प्रश्न पूछा जाता है। प्रोटिस्टा जगत में क्या क्या आएंगे, शैवाल आएंगे, कवक आएंगे, प्रोटोजोआ आएंगे। कौन कौन आएंगे, तो शैवाल आएंगे, कवक आएंगे, प्रोटोजोआ आएंगे। ठीक है, याद आपको इतना रखना है। ठीक है, कौन कौन, शैवाल है, कवक है, प्रोटोजोआ है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यूक्रिएटिक में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है यूक्रिएटिक में, ठीक है, तो केंद्रक उपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक उपस्थित होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, एक बार मैं सारे प्रश्नों को रिपीट कर रहा हूँ, आप सभी लोग जवाब दे बोले, ताकि आप लोग का दिमाग में ये सारी बातें बैठ जाए। ठीक है, आप हमें ये बताइए, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण का वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है, क्या बताएंगे। ठीक है, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किसने किया, कैरोलस लिनियस ने कब किया, 1753 में किया। ठीक है, पांच जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किसने किया, आर.एच. विटेकर विटेकर ने। 1969। वेरी गुड। ठीक है, पांच जगत वर्गीकरण में कौन कौन सा शामिल है, तो क्या बताएंगे, पादप जंतु। ठीक है, मुनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु शामिल है। ठीक है, देखिए हम हम ऑब्जेक्टिव क्लास नहीं करवाते। ठीक है, लेकिन बिहार एसएससी दरोगा वाले बहुत सारे छात्र थे, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था, हम इतना ही पढ़ाएंगे ना, आपको सेम सेम एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, इतना कुछ बता देंगे, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, करवा दीजिएगा क्या, ज्ञान बिंदु वाला सर, इसमें अगर करवाइएगा सेट वाला करवा देंगे, सब कुछ करवा देंगे। समय ना, पहले साइंस खत्म कर देते हैं, जीके खत्म कर देते हैं, सेट भी कुछ सेट को करवा देंगे। ठीक है, ज्ञान बंधु का सेट नहीं बनाइए। ठीक है, फालतू सेट होता है, बनाने की जरूरत नहीं है, उसको क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। बाकी का किन्हीं को ज्ञान बंधु के सेट में कम नंबर आ रहा है, ज्यादा नंबर आ रहा है, तो कुछ होने की जरूरत है कि उदास होने की जरूरत नहीं है। उसका हाँ हाँ, मैं करवा दूंगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर में करवा दूंगा, दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए सेट कभी भी मार्केट का बनाया जाता है ना, तो 60% आसान क्वेश्चन होते हैं, 20% मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं, 20% बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं से मार्केट का सारा टफ क्वेश्चन उस पर डाल दीजिएगा तो कोई सेट स्टैंडर्ड हो जाता है। सेट का मतलब बैलेंस सेट होता है, जैसा कि परीक्षा में होता है, जिसमें कुछ प्रश्न आसान हो, कुछ प्रश्न मॉडरेट हुआ, कुछ प्रश्न मतलब क्या टफ हो। ठीक है, तो किन्हीं को सेट में अगर 40 नंबर 45 नंबर भी अगर आता है, तो उनको ये नहीं देखना है से आपको से बहुत ज्यादा कम नंबर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए आप हमें मेरे मुनेरा जगत के सदस्य की बात करेंगे, जीवाणु और निरहरित शैवाल में से दोनों में से कौन होंगे, या फिर दोनों होंगे, दोनों हो गया, बैक्टीरिया ठीक है, दोनों। निर्भर ठीक है, बहुत सुंदर। नीलहरित शैवाल को और किस नाम से जानते हैं, शाइनो बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया से जानते हैं। ठीक है, अब चलते हैं जीवाणु को लेकर प्रश्न चलते हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज टॉपिक करवा रहा हूँ, जो भी लोग नहीं जानते हैं तो सवेरे में यहाँ पे शुरू हुआ, उनको आप लोग बता के कल से शामिल कर लीजिएगा। ठीक है, जीवाणु की खोज किसने की, तो क्या बताएंगे, ल्यूवेन हॉक ने की थी। कब की थी ल्यूवेन हॉक ने जीवाणु की खोज, 1683। 1683 में की थी। कब की थी, 1683 में की थी। ठीक है, जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, जीवाणु वायरोलॉजी। ठीक है, ल्यूवेन हॉक को कहते हैं। ठीक है, जीवाणु का नाम किसने दिया था, किसने नाम दिया था जीवाणु का, एहरेनबर्ग ने नाम दिया था, 1829 में दिया था। जीवाणु का नाम किसने दिया था, एहरेनबर्ग ने दिया था, और 1829 में दिया था। ठीक है, जीवाणु की बात करेंगे
ठीक है। तो कोशीय संरचना वाला छोटा जीव है, ठीक है। जीवाणु की बात करेंगे तो कोशीय संरचना वाला क्या है, छोटा जीव है, ठीक है। जीवाणुओं में कोशिका भित्ति बनी होती है, किसको बनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछे भी जाएगा। म्यूकोपेप्टाइड की। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो क्या बताएंगे, म्यूकोपेप्टाइड। म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, बहुत सुंदर, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। इसे आप क्या रखें, याद रखें, ठीक है। आगे चलेंगे तो दलहनी पौधे के जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है, तो क्या बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे, क्या बताएंगे, जो भी हम बिल्कुल, क्या है, राइजोबियम, ठीक है। दलहनी पौधे के जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, राइजोबियम हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, क्या हो जाएगा, राइजोबियम हो जाएगा, ठीक है। याद इसको रखिएगा, क्या हो जाएगा, राइजोबियम हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो क्या है, यावमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदलने के लिए मतलब कौन सा परिवर्तित करता है, क्या बताएंगे, यावमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में कौन परिवर्तित करता है, तो राइजोबियम ही मतलब क्या करता है, परिवर्तित करता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। और दूध में पाए जाने वाले जीवाणु की बात करेंगे, कौन सा जीवाणु है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है हमारी मदद भी करता है। कब मदद करता है हमको लैक्टोबैसिलस, बिल्कुल दही, इसीलिए बोला जाता है जीवाणु जो क्या है, एक तरह से आपका मित्र और शत्रु दोनों है, ठीक है। जीवाणु मतलब बोलते हैं ना, गुड जीवाणु बैड जीवाणु, ठीक है। तो दोनों हो सकते हैं, जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान भी कर सकता है, लेकिन जीवाणु जो है हमारे लिए जरूरी भी है, ठीक है। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की, तो क्या बताएंगे, क्या नाम है इनका, एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज बिल्कुल जोसेफ लिस्टर ने की थी। और जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन, ठीक है, जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किसने किया था, क्या बताएंगे, तो ये प्रश्न बीपीएससी में कई बार पूछा है, जीवाणुओं में राइजोसोम पाया जाता है 70S या फिर 80S, बीपीएससी में कई बार पूछा है, ठीक है। तो इसको जरा याद रखिए, ठीक है। तो जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है, जो कि क्या होता है, 70S होता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ये सारा प्रश्न जो बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही मतलब सारे को सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि बीपीएससी वगैरह, बीपीएससी बोल रहा हूँ, आपका वनडे एग्जाम जो आपकी दरोगा का होने वाला है, या फिर मतलब साइंस का बहुत ज्यादा वेटेज आपका बिहार एसएससी के एग्जाम में रहेगा, तो वहां पे पूछा जाएगा, ठीक है। अब इससे जीवाणु से ज्यादा इससे प्रश्न नहीं बन सकते। आप बताइए, जीवाणु से कोई प्रश्न छूट गया क्या, जो आप लोग को आता है, जो इसमें नहीं दिया हुआ, जीवाणु से इतना ही प्रश्न ही बनता है, ठीक है। अगर कुछ छूट गया तो इसमें आप लोग शामिल कीजिए, इसमें टॉपिक बाय टॉपिक शामिल कर दिया। बताइए, कुछ प्रश्न छूटा क्या जीवाणु से, ये सारे हो गए, खोज किसने की, देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा, देखिए। चलित प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की, नहीं दिया है क्या इसमें, हाँ सर जीवाणु की खोज बताइए। रूबेन हॉक ने किया, तो शुरू में ही दिया है, इस दुनिया में है आप, ठीक है। तो जीवाणु से जो भी प्रश्न बनते हैं, जो भी प्रचलित क्वेश्चन होते हैं, सब इसमें देंगे। अब आते हैं हम लोग प्रोटोजोआ पे आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोटोजोआ कैसा जीव है, एक कोषीय है या फिर बहुकोषीय है, पहला प्रश्न नहीं बनेगा, बताइए कौन सा है, एक कोशिश है। बिल्कुल, तो एक कोषीय है, ठीक है। अब उसके बाद बनेंगे प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किसने किया था, किसने प्रयोग किया, इसका शब्द का प्रयोग किसने किया, गोल्ड फर्स्ट, बिल्कुल किसने किया, तो ध्यान में रखिएगा, इसका शब्द का प्रयोग की बात करेंगे, गोल्डफॉस ने किया है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। उसके बाद प्रोटोजोआ संघ के जंतु कौन है, प्रोटोजोआ संघ में अगर कुछ जंतु आते हैं तो उन जंतुओं का नाम बताइए। सबसे पहले अमीबा, ठीक है, अमीबा के बाद यूग्लिना, उसके बाद प्लाज्योडिनियम, ठीक है, उसके एंट अमीबा, और साथ में हिस्टोलिका, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ये सारे के सारे क्या है, तो ये सारे के सारे किस संघ के हैं, तो प्रोटोजोआ संघ के। इनमें से पूछ देगा आपको एग्जाम में, इनमें से कौन सा जीव जो है, ठीक है, इसमें कौन सा जंतु जो है, ठीक है, प्रोटोजोआ संघ का नहीं है। अमीबा दे देगा, यूग्लिना दे देगा, एंट अमीबा देगा, ठीक है, हिस्टोलिका दे देगा, और साथ में आपको दे देगा, क्या दे देगा, तो साथ में आपको दे देगा कवक दे देगा। तो क्या बताएंगे, कौन नहीं है प्रोटोजोआ संघ का, बिल्कुल कवक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे यूग्लिना जो है, जो कि प्रोटोजोआ संघ का है, जिसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है, हरा प्रोटोजोआ कहते हैं, ठीक है। तो हरा प्रोटोजोआ किसे कहते हैं, तो यूग्लिना को कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं यहाँ पे, प्रोटोजोआ हमारा कंप्लीट हो गया। याद रखिए, एक प्रश्न आप लोग से पूछ लेता हूं, प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किसने किया, तो क्या बताएंगे, गोल्डफॉस ने, ठीक है, गोल्डस्मिथ ने नहीं, गोल्डफॉस ने, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं हम लोग विषाणु में आते हैं, ठीक है। विषाणु में देखेंगे तो संसार का सबसे सूक्ष्मतम जीव, ठीक है, संसार का सबसे सूक्ष्मतम जीव की बात करेंगे, कौन हो जाएगा, विषाणु। विषाणु हो जाएगा, ठीक है ना। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या बताएगा, विषाणु के अध्ययन, वायरोलॉजी, ठीक है। विषाणु की खोज किसने की थी, क्या बताया, विषाणु की खोज इवानोवस्की ने की थी। कब की थी, तो 1892 में की थी। कब की थी, तो इवानोवस्की ने कब की थी, 1892 में की थी, ठीक है। साधारणतः सभी जीवाणु बने होते हैं, किसके बने होते हैं, तो प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए के, ठीक है, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल
आरएनए के बने होते हैं, ठीक है। साधारणतः सभी जीवाणु बने होते हैं प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल आरएनए के बने होते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जीवाणु के आकार से भी कई प्रश्न पूछा है, सॉरी विषाणु के आकार से भी कई प्रश्न पूछा है। अगर पूछा जाएगा विषाणु का आकार क्या होता है तो 0.15 से 0.2 माइक्रोन होता है। क्या होता है? 0.15 से 0.2 क्या होता है? माइक्रोन होता है, ठीक है। बिल्कुल। रासायनिक रूप से विषाणु क्या होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, ठीक है। क्या होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। मतलब विषाणु क्या है तो रासायनिक रूप से अगर बात करेंगे तो न्यूक्लियो प्रोटीन है। एक बार और सारे प्रश्नों को रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा जरा। संसार का सबसे सूक्ष्मतम जीव कौन होता है? तो विषाणु होता है। विषाणु। विषाणु के अध्ययन की बात करें वायरोलॉजी। विषाणु की खोज की तो इवानोवस्की ने की 1892 में, ठीक है। साधारणतः सभी विषाणु बने हुए थे प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल आरएनए के, ठीक है। विषाणु का आकार की बात करेंगे 0.15 से 0.2 माइक्रोन, ठीक है। रासायनिक रूप से विषाणु क्या होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, ठीक है। अब आते हैं कोशिका विज्ञान, ठीक है। तो कोशिका विज्ञान की बात प्रसंग पढ़ेंगे तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, ठीक है। लाइफ की मूलभूत इकाई की बात करें क्या तो कोशिका हो जाएगा, ठीक है। और कोशिका की खोज किसने की थी तो क्या बताएंगे? कोशिका की खोज किसने की? 1665 में। कब किया था? 1665। 1665 में, ठीक है। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, ठीक है। चलिए अब आते हैं जीवित कोशिका की खोज किसने की, ठीक है। जीवित कोशिका की खोज किसने की तो क्या बताएंगे? लुइवेनहॉक ने की थी जीवित कोशिका की खोज, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कोशिका के अध्ययन क्या कहलाता है तो क्या बताएंगे? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? बिल्कुल, साइटोलॉजी कहलाता है कोशिका के अध्ययन, ठीक है। कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था क्या बताएंगे? स्लाइडेन और स्वान ने 1938-39 के मध्य में, ठीक है, कोशिका सिद्धांत का क्या किया था? प्रतिपादन किया था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जीवधारियों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, क्या होती है? कोशिका। कोशिका होती है, ठीक है। जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई की बात करेंगे तो क्या होती है? कोशिका होती है, ठीक है। और कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। 2 प्रकार की, ठीक है। कौन कौन होता है? प्रोकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाया जाता, किसमें नहीं पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाया जाता है, ठीक है। और केंद्रक और केंद्रिका पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक में केंद्रक और केंद्रिका दोनों विद्यमान होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला प्रश्न ये बनता है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा। बिल्कुल, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। गैलीसेप्टिक कम जीवाणु की जो होती है सबसे छोटी कोशिका होती है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे सबसे छोटी कोशिका आपने बता दिया, तो आप हमें ये भी बताइए सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है तो क्या बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे? किसकी होती है? बिल्कुल, शुतुरमुर्ग की अंडा की बात करेंगे सबसे बड़ी क्या होती है? कोशिका होती है, ठीक है। आप इसे क्या रखें, आप इसे याद रखें, ठीक है। एग्जाम में आने की संभावनाएं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात करेंगे। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात करेंगे। न्यूरॉन होता है जो कि किस प्रकार की कोशिका है तो तंत्रिका कोशिका है। कैसी क्वेश्चन है? न्यूरॉन की बात करेंगे, तंत्रिका कोशिका है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे मानव शरीर में पाई जाने वाली छोटी कोशिका की बात करेंगे तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका की बात करेंगे तो सेरिबेलम के गेनियल सेल की जो कोशिका जो होती है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका होती है, ठीक है। और मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका की बात करूंगे तो क्या होगा? अडाणु हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका अडाणु, जिसको ओवम कहते हैं, ठीक है। एक बार यहाँ से 2-4 प्रश्न और भी यहाँ से रिपीट करवाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, सुन लीजिएगा। आप हमें ये बताए केंद्रक एवं केंद्रिका किस प्रकार के कोशिकाओं में पाए जाते हैं? अरे प्रोकैरियोटिक में तो नहीं पाए जाते हैं ना, पाए जाते तो पूछ रहा हूँ तो जी सर, यूकैरियोटिक में, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। बिल्कुल, कोशिका के अध्ययन के क्या बोलते हैं तो साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न आपसे ये बनेगा, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी कोशिका होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका। ठीक है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? सेरिबेलम के गेनियल सेल। बात है कोशिका के संरचना के ऊपर बात करते हैं तो कोशिका का भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव्य है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। जीव द्रव्य की खोज किसने की? बिल्कुल, डुजार्डिन ने जीव द्रव्य की खोज की, ठीक है। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया?
पुरकिंजे 1839। पुरकिंजे ने 1839 में किया। ठीक है, जीव द्रव्य जीवन की भौतिक अधिकार है, किसका कथन है? हेक्सले। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक अधिकार है, किसका कथन है? हेक्सले का। ठीक है, किसका कथन है? एक्सले का। ठीक है, जीव द्रव्य सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? सूर्य ने। बिल्कुल, सूर्य जी ने दिया था। ठीक है, जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया था? तो सूर्य जी ने दिया था। ठीक है, पादप कोशिकाओं की बाहरी आवरण क्या कहलाता है? क्या बताएंगे? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कहलाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति में पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है जंतु कोशिका में या फिर केवल पादप कोशिका में? केवल बिल्कुल, पादप केवल कोशिका। पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की या फिर शेरीबेरम की? किसकी बनी होती है? सेलुलोज। सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, पादप सॉरी कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप कोशिका में या फिर जंतु कोशिका में? दोनों में। दोनों में पाई जाती है। जबकि कोशिका भित्ति की बात करेंगे तो केवल केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, बात करेंगे कोशिका को एक निश्चित आकार एवं ठीक है कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा अंग काम में आता है? कोशिका झिल्ली। ठीक है, ध्यान रखें, कोशिकांगों के एक निश्चित आकार एवं कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान कौन करती है? तो कोशिका झिल्ली करती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली जिसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, बनी होती है, किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली? लिपिड और लिपिड प्रोटीन। एवं प्रोटोन की बनी आती है। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन। अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया? वेंडा। बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, किसमें नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया? जीवाणु में। जीवाणु में नहीं आता। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला द्रव्य क्या कहलाता है? क्या बताएंगे? जीव द्रव्य मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला द्रव्य क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस ऊर्जागिरी किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, कोशिका का श्वसन केंद्र किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में। ठीक है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी की इकाई क्या होती है? ऊर्जा की इकाई होती है या फिर मतलब? बिल्कुल, एटीपी इकाई होती है, ऊर्जा की इकाई होती है। ठीक है, क्रेब्स चक्र क्या होता है? क्रेब्स चक्र किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र की खोज किसने की? हेंस क्रेब्स ने। हेंस क्रेब्स ने क्रेब्स चक्र की खोज की। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का दिल किसे कहलाता है? क्रिस्टी को। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया? वेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, किसमें नहीं होता है? जीवाणु में। जीवाणु में नहीं होता। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का श्वसन केंद्र किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला द्रव्य क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित हो रहती है? एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र की खोज किसने की? हेंस क्रेब्स ने। हैंस क्रेब्स ने। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहलाता है, किसे कहते हैं? क्रिस्टी। और गोल्जी काय में आते हैं। ठीक है, गोल्जी काय की खोज किसने की? कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने की। ठीक, गोल्जी काय की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सृष्टनी। सृष्टनी कहते हैं। गोल्जी काय की क्रियात्मक इकाई को क्या सृष्टनी कहते हैं। ठीक है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस यातायात प्रबंधक का काम कौन करता है? गोल्जी का। गोल्जी काय ने। गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य काम कार्य क्या है गोल्जी काय का? श्रवण। क्या नाम है उसका? श्रवण जो है उसका मुख्य कार्य है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण क्या होता है? गोल्जी काय के द्वारा होता है। गोल्जी काय के द्वारा होता है। ठीक है, गोल्जी काय की खोज किसने की? कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है, गोल्जी काय की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सृष्टनी। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस यातायात प्रबंधक कौन होता है? गोल्जी काय। गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या होता है? श्रवण। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? गोल्जी काय के द्वारा। गोल्जी काय का। ठीक है, चलते अब आते हैं लाइसोसोम में आते हैं। ठीक है, लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुबे। डी डुबे ने। कब की? 1948 में। ठीक है, लाइसोसोम एक प्रकार का क्या होता है? लाइसोसोम एक प्रकार का क्या होता है? एंजाइम होता है। ठीक है, लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? बाह्य पदार्थों का भक्षण और पाचन। बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? बाह्य पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना। ठीक है, आत्महत्या की थैली क्या कहलाता है? लाइसोसोम। कोशिका का एटम बम किसे कहते हैं?
लाइसोसोम। लाइसोसोम को कहते हैं। अब आते हैं हम लोग किसमें आते हैं, तो अब आते हैं हम लोग मतलब क्या आता है, राइबोसोम में आते हैं। ठीक है, राइबोसोम की खोज किसने की? पैलेड पैलेट ने की। कब की? 1953 में की। ठीक है, राइबोसोम बने होते किसके बने होते हैं? आरएनए एवं प्रोटीन आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम का निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? केंद्रिका के द्वारा। केंद्रिका के द्वारा होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, बात के राइबोसोम के दो प्रकार कौन से होते हैं? 70S और 80S। बिल्कुल, 17S राइबोसोम, 18S राइबोसोम। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में कौन सा पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 70S। वीबीआई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 17 प्रोकैरियोटिक में केंद्रिका नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें क्या होता है, 17S राइबोसोम होता है। यूकैरियोटिक में केंद्रिका पाया जाता है। इसमें कौन सा राइबोसोम होते हैं यूकैरियोटिक में? 80 होता है। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? राइबोसोम के द्वारा राइबोसोम के द्वारा होता है। इसलिए प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम के कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चले लवक में आते हैं। लवक जिनको प्लास्टिड कहते हैं। ठीक है, किसमें पाया जाता है? पादप में पादप में पाया जाता है। लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन लवक होते हैं? बहुत सुंदर। ठीक है, एक होता है अवर्णी होता है। अवर्णी लवक को क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। एक होता है वर्णिक लवक होता है। वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। एक होता है हरित लवक होता है, और हरित लवक को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, लवक को प्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। वर्णी लवक जिनको क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, उसके बाद अवर्णी लवक जिनको क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। एक होता है हरित लवक जिनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ध्यान में, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अवर्णी लवक मुख्यतः पाया जाता है किसमें पाया जाता है? अवर्णी लवक किसमें पाया जाएगा? जड़ों में पे। ठीक है, अब एक प्रश्न बहुत सुंदर ये पूछा जा रहा है, फूलों और बीजों का आकर्षक रंग प्रदान करने के लिए कौन सा लवक होता है? वर्णी लवक को क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। लेकिन ठीक है, क्रोमोप्लास्ट होता है। ठीक है, लेकिन पौधे और पत्तियों में पत्तियों का रंग हरा होता है किसके वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। ठीक है, पौधों के पत्तियों का रंग हरा होता है किसके वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। ठीक है, पत्तियों का रंग पीला होता है किसके कारण होता है? पत्तियों का रंग पीला होना किसके कारण क्या होता है? कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है? पीला होता है। कैरोटीन क्या है? कैरोटीन क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, या फिर मतलब क्या प्रोटीन है? ठीक है, क्या ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण में सहायता कौन सा करता है? प्रकाश संश्लेषण में सहायता कौन करता है? बिल्कुल, क्लोरोप्लास्ट कहलाता है, जिसको क्या बोलते हैं? हरित लवक बोलते हैं। ठीक है, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? कोशिका का रसोई घर बिल्कुल हरित लवक को कहते हैं। टमाटर का रंग का लाल रंग होना कारण किसका कारण है? टमाटर का रंग का लाल होना लाइकोपिन। हल्दी का रंग का पीला होना किसका कारण है? क्या बताएंगे? हल्दी का रंग जैंथोफिल इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, पपीता का रंग का पीला का कारण क्या है? क्या बोलेंगे? पपीता का रंग का पीला का कारण बिल्कुल क्या बताएंगे? बहुत सुंदर, क्या नाम है? कैरिका जैंथी। बहुत सुंदर। सेब में लाल रंग होता है किसके कारण होता है? सेब में लाल रंग एंथोसाइनिन। बहुत सुंदर, एंथोसाइनिन। बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, मिर्च में लाल रंग का कारण क्या है? मिर्च में लाल रंग का कारण कैप्सेंथीन। क्या नाम है? कैप्सेंथीन। ठीक है, ध्यान में, गाजर में कौन सा वर्णक होता है? गाजर में कौन सा वर्णक होता है? कैरोटीन होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। फिर से रिपीट करना, टमाटर का रंग का लाल होना लाइकोपिन, हल्दी का रंग का पीला होना, ठीक है, जैंथोफिल, पपीता का रंग का पीला होना कैरिका जैंथिन, सेब में लाल रंग का कारण, ठीक है, एंथोसाइनिन, मिर्च में लाल रंग का कारण कैप्सेंथिन, ठीक है, गाजर में कौन सा वर्णक होता है? कैरोटीन। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे आगे। केंद्रक राजधानी एवं तारकाय। केंद्रक राजधानी एवं तारकाय। तो केंद्रक जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, इसकी खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने। बहुत। कोशिका प्रबंधन का कार्य कौन करता है? कोशिका प्रबंधन का कार्य कौन करता है? केंद्रक। बहुत सुंदर, केंद्रक करता है। वेरी गुड। कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं, कोशिका का दिमाग कहते हैं। बहुत सुंदर। ठीक है, केंद्रक का मुख्य भाग होता है किसका होता है? केंद्रक मुख्य भाग किसका होता है? क्या बताएंगे? बिल्कुल, क्रोमैटिन का होता है। बहुत सुंदर। क्रोमेटिन बना होता है किसका बना होता है? क्रोमैटिन किसका बना होता है? बिल्कुल, प्रोटीन, हिस्टोन एवं डीएनए का बना होता है। क्रोमैटिन किसका बना होता है? प्रोटीन, हिस्टोन एवं डीएनए का बना होता है।
कोशिका भित्ति की निर्जीव रचना क्या है? कोशिका भित्ति की निर्जीव रचना क्या है? रसधानी। क्या बताएंगे? रसधानी। बहुत सुंदर, क्या है? रसधानी है। ठीक है, रसधानी पाया जाता है किस कोशिका में? पादप कोशिका में या फिर जंतु पादप कोशिका कोशिका में? में। बिल्कुल, पादप पादप कोशिका। कोशिका में क्या होता है? रसधानी पाया जाता है। बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, तारकय की खोज किसने की? तारकय की खोज किसने की? क्या बताएंगे? बोवेरी ने। बोवेरी ने तारकय की खोज की। ठीक है, तारकय पाया जाता है जंतु कोशिका में या फिर मतलब प्लांट सेल में, किसमें पाया जाता जंतु है? कोशिका में। जंतु कोशिका में पाया जाता है। एक बार फिर से रिपीट करना हो, केंद्रक की खोज 1831 में किसने की? तो क्या बताएंगे? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने बताया आपने, बिल्कुल ठीक है। बात के केंद्रक, बात करें कोशिका प्रबंधन का कार्य कौन करता है? तो क्या बताएंगे? केंद्रक करता है। कौन करता है? केंद्रक करता है। ठीक है, कोशिका का दिमाग कौन कहलाता है? तो केंद्रक कहलाता है। ठीक है, तो केंद्रक का मुख्य भाग क्या होता है? तो क्रोमेटिन जो होता है केंद्रक का मुख्य भाग होता है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे क्रोमेटिन। क्रोमेटिन बना होता है, किसका बना होता है? प्रोटीन। प्रोटीन हिस्टोन एवं डीएनए का बना होता है। कोशिका का निर्जीव रचना क्या है? तो कोशिका का निर्जीव रचना की बात करेंगे, रसधानी है। ठीक है, रसधानी पाया जाता है किसमें? तो पादप कोशिका में रसधानी पाया जाता है। ठीक है, तारकय की खोज किसने की? तो किसने की? हमने की, आपने की, या फिर बावेरी ने की? किसने की था? बोवेरी ने की। ठीक है, और तारकय पाया जाता है किस कोशिका में? तारकय पाया जाता है, क्या बताएंगे? बहुत सुंदर, वेरी गुड। जंतु कोशिका में तारकय पाया जाता है। बहुत सुंदर। ठीक है, अब आते हैं कोशिका विभाजन से भी कुछ प्रश्न को ले लेते हैं। इस वाला पीडीएफ को पूरा कर लेते हैं, मतलब इस चैप्टर का। तो कोशिका विभाजन से पहला प्रश्न ये आएगा, कोशिका विभाजन की क्रिया क्या होती है? कैरियोकाइनेसिस। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखें। कोशिका विभाजन की जो क्रिया जो होती है उसको क्या बोलते हैं? तो कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। कौन सी डिसीज बोलते हैं? तो कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक है, समसूत्ति विभाजन होता है। समसूत्ति विभाजन, जिसको मिटोसिस कहते हैं, किसमें होता है? तो काय कोशिका में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया कहलाती है कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। समसूत्ति विभाजन जो होता है कायिक, बात करें किसमें? तो कायिक कोशिकाओं में होता है। ठीक है, आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न मिलेगा? आगे प्रश्न मिलेगा आपसे अर्धसूत्री विभाजन, जिसको मियोसिस कहते हैं, किसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन? लैंगिक कोशिकाओं में। बिल्कुल, लैंगिक कोशिकाओं में होता है। ठीक है, असूत्री विभाजन किसमें होता है? असूत्री विभाजन जीवाणुओं में। जीवाणुओं में होता है। ठीक है, असूत्री विभाजन जो होता है जीवाणुओं में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। समसूत्री विभाजन की खोज किसने की? समसूत्री विभाजन की खोज किसने की? वाल्टर फ्लेमिंग ने बिल्कुल की। समसूत्री विभाजन की खोज की। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की? अर्धसूत्री विभाजन की खोज फार्मर एवं मूले ने अर्धसूत्री विभाजन की खोज की। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, केंद्रक विभाजन की क्रिया क्या कहलाती है? तो कैरियोकाइनेसिस कहलाती है। ठीक है, समसूत्री विभाजन होता है कायिक संवर्धन, कायिक कोशिकाओं में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अर्धसूत्री विभाजन की बात करेंगे तो लैंगिक जनन कोशिकाओं में होता है, लैंगिक कोशिकाओं में होता है। ठीक है, जो कि मतलब जनन कर सकते हैं। आगे चलेंगे, असूत्री विभाजन की बात करेंगे तो जीवाणुओं में असूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन की खोज किसने की? तो वाल्टर फ्लेमिंग ने की थी समसूत्री विभाजन की खोज। असूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? फार्मर एवं मूरे ने की। ठीक है, अब आते जैव विकास को प्रश्न लेकर आते हैं। तब प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसने दिया? तो क्या बताएंगे? डार्विन ने दिया। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसने किया? डार्विन ने दिया। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो क्या बताएंगे? हुगो डी ब्रिज ने दिया। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया। बहुत सुंदर। ठीक है, विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? डार्विन ने। बहुत सुंदर। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन। सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया? डार्विन ने। अब चलते हैं हम लोग, कहते हैं अनुवांशिकी से चलते हैं। ठीक है, अनुवांशिकी का पिता या जनक किसे कहते हैं? ग्रेगरी जॉन मेंडल को। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया? मटर। ठीक है, अनुवांशिकी के विज्ञान को, ठीक है, अनुवांशिकी जेनेटिक्स कहा था, किसने कहा था? किसने किया? 1905 में। कब किया? 1905 में किया। ठीक है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, किसमें होता है? क्रोमोसोम में। बिल्कुल, किसमें होता है? तो क्रोमोसोम में होता है। किसमें होता है? ध्यान में रखिएगा, क्रोमोसोम में होता है। ठीक है, इसको आप क्या रखें? याद में रखें। ठीक है, आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न है, अनुवांशिकी की मूल इकाई क्या है?
जीन है। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखें जीन है। ठीक है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉनसन। विल्हेल्म विल्हेम जोहानसन ने जोहानसन 1909 में। बिल हेलम जोहानसन ने किया था। ठीक है, ध्यान में रखें 1909 में। ठीक है, जीन उपस्थित होते हैं किसमें होते हैं? गुणसूत्रों में। गुणसूत्र में। बिल्कुल, किसमें होते हैं? तो गुणसूत्रों में होते हैं। किसमें होता है? तो गुणसूत्रों में होते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया? बीटल और बीडल टेटम। बीडल एवं टैटन ने किया। गैमेटिक शुद्धता के नियम को प्रतिपादित किसने किया? मेंडल ने। मेंडल। मेंडल ने किया है। ठीक है, किसने किया? मेंडल ने किया। ठीक है, आगे चलेंगे। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति हुई थी किस काल में? जीवन की उत्पत्ति हुई थी कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन काल प्री में। कैम्ब्रियन काल में हुई थी। गैमेटिक शुद्धता का नियम किसने दिया? मेंडल ने दिया। एक जीन एक एंजाइम के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बीडल एवं टैटम ने किया। ठीक है, ध्यान रखें जीन के उपस्थित होते गुणसूत्रों में होते। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो बिल हेलम जोहानसन 1909 में किया। ठीक है, अब आते हैं आज का लास्ट। ठीक है, क्रोमोसोम के बारे में पढ़ते हैं। अनुवांशिकी का वाहक कौन होता है? अनुवांशिकी का वाहक, गुणों का वाहक कौन होता है? गुणसूत्र। ठीक है, अनुवांशिकी गुणों का वाहन कौन होता है? तो गुणसूत्र होता है। ठीक है, इसको आप क्या रखें? याद रखें। ठीक है, आगे चलेंगे तो आगे आप हमें ये बताएं गुणसूत्र या क्रोमोसोम। ठीक है, उसी को गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम कहते हैं। खोज किसने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉसबर्गर ने 1875 में। ने, ठीक है, स्टोरबर्गस ने 1875 में किया था। वेरी गुड। क्रोमोसोम गुणसूत्र का शब्द का नामकरण किसने किया? नामकरण सर्वप्रथम किसने किया? वाल्डेयर ने 1888 वोल्डेयर में। ने 1888 में किया। क्रोमोसोम गुणसूत्र शब्द का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो वोल्डेयर ने 1888 में किया। गुणसूत्रों का निर्माण होता है किसमें होता है? क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। क्रोमेटिन नामक पदार्थ में होता है। गुणसूत्रों का निर्माण जो होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ में होता है। मनुष्यों तथा जंतुओं में लिंग निर्धारित होता है किसके द्वारा होता है? गुणसूत्रों के द्वारा। गुणसूत्र के 23 द्वारा। जोड़ी। होता है। ठीक है, याद रखें इसको। ठीक है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44 46 और जोड़ी में 23। 23 जोड़ी सर 46 में होगा। ठीक है, गलत है। हाँ ठीक है। लिंग गुणसूत्र कहलाता है। कैमा जोड़ा जो होता है कितने क्या? 23 जोड़ा। 44 x प्लस y ना 23 सही है। 23 जोड़ा कहलाता है। ठीक है, पुरुष एवं स्त्री में लिंग संगठन क्या होता है? पुरुष में क्या होता है? XY XX। महिला में क्या होता है? डबल एक्स होता है। ठीक है, पुरुष में 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र जो होता है वही क्या होता है? XY होता है। बाकी जो 22 जोड़ा तक दोनों में सेम ही होता है। और और सेम 23वां होता है जोड़ा जी। क्या होता है? XY होता है। ठीक है, महिलाओं में 23वां जोड़ा वाला गुणसूत्र क्या होता है? XX। ठीक है, बच्चों के मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पे होता है? पिता। पिता के गुणसूत्र। ठीक है, एक लड़का अपने पिता की विरासत में गुणसूत्र प्राप्त करता है, मतलब 22 प्लस वाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा 22 को तो एक्स होता है, 22 जोड़ा एक्स होता है प्लस वाई। ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा। अब आगे चलेंगे, न्यूक्लियिक अम्ल में चलेंगे। न्यूक्लियिक अम्ल की खोज किसने की? जर्मन वैज्ञानिक है फ्रेडरिक मिशन ने। मिसर ने 1869 में की। न्यूक्लियिक अम्ल का निर्माण कहाँ होता है? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियर अम्ल होते हैं। ठीक है, किसके होते हैं? RNA और DNA का। आरएनए और डीएनए का होता है। आरएनए का फुल फॉर्म बताइए जरा हमें। राइबोन्यूक्लियोसाइड एसिड। राइबोन्यूक्लिक बहुत एसिड। सुंदर, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म भी जरा बताइए हमें। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एसिड होता है, बहुत सुंदर। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल नाम किसने दिया? किसने बनाया? वाटसन एवं क्रिक ने वाटसन एवं क्रिक ने 1973 में। वाटसन एवं क्रिक को नोबेल पुरस्कार मिला, कब मिला? 1962। 1962 में। ठीक है, डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? डीएनए अनुवांशिक होता है क्या होता है? आनुवंशिक डीएनए क्या होता है? एक अनुवांशिक पदार्थ आनुवंशिक होता है। पदार्थ डीएनए होता है। संश्लेषण प्रतिपादित किया किसने किया? डीएनए संश्लेषण को प्रतिपादित किसने वर्ग किया? ने। कॉर्डवर्ग ने किया। बहुत सुंदर। डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना था। अनुवांशिक क्रियाओं का मतलब क्या करना? संचालित करना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट दिन हम लोग चलेंगे, यहाँ से चलेंगे तो भूल मत जाइएगा। मेरा उद्देश्य 10 दिन के अंदर में पीडीएफ को खत्म करना है। ठीक है, जितना जल्दी हो सके इसको 10 दिन में तो नहीं होगा, लेकिन 15 दिन के अंदर में पीडीएफ खत्म होगा। महीना में इसका 2 बार रिवीजन होगा। नहीं नहीं, भूख लग गई मुझे। ठीक है, महीना में इसको क्या करेंगे? 2 बार इसका रिवीजन करेंगे। और 2 बार जब रिवीजन जब महीना में करेंगे तो आपका ये भी चलेगा। आप हमें एक चीज बताइए, एक साथ पहले साइंस खत्म करवा दें या फिर एक तरफ मतलब